बच्चों, आज हम करेंगे लेसन 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स मांग की लोच और इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन उसकी मांग परिवर्तित होती है, इसका मतलब है। देखो बच्चों, ए ऑप्शन है मांग की लोच इकाई के बराबर, बी मांग की लोच अनंत, सी मांग की लोच शून्य और डी मांग की लोच इकाई से अधिक। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी मांग की लोच अनंत। क्यों? क्योंकि देखो, मांग की जो लोच अनंत कब होती है, ये हम पूर्ण प्रतियोगिता में होती है अनंत लोचदार। ये देखिएगा, यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये पी है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता और मांग परिवर्तित होती है, यानी कि मांग बढ़ती जाती है, अनंत परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटली, इसका ये साइन है। तो यहाँ पर इसलिए सही ऑप्शन बी है, मांग की लोच अनंत। क्योंकि इकाई के बराबर जब होती है तो जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है, और शून्य यानी कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये होती है शून्य। इस प्रकार से और मांग की लोच इकाई से अधिक में क्या होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है, इस प्रकार से होती है। तो ये ग्रेटर देन 1 होती है। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि मांग वक्र वाई एक्स के समानांतर हो तो, अभी हमने बताया था, ये देखिएगा, ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्स के समानांतर हो तो मांग की लोच की क्या होगी? शून्य होगी। ये हम देखेंगे शून्य होगी। ए ऑप्शन है मांग की लोच इकाई के बराबर, बी मांग की लोच शून्य, सी मांग की लोच इकाई से अधिक और डी मांग की लोच अनंत। तो यहाँ पर होगी शून्य। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो सही ऑप्शन हमारा है 5, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। इकाई के बराबर लोचदार, ये इस प्रकार से होती है, और इकाई से अधिक लोचदार, इसमें मांग वक्र इस प्रकार से चला जाता है, और इकाई से कम लोचदार, ये थोड़ा सा कम लोचदार होता है, और पूर्णतः बेलोचदार इस प्रकार से होता है, और पूर्णतः लोचदार इस प्रकार से होता है। तो ये 5 श्रेणियां हमने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग वक्र एक्स एक्स के समानांतर हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर। बी ऑप्शन है मांग की लोच अनंत, सी मांग की लोच शून्य, डी मांग की लोच इकाई से अधिक। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी है, क्योंकि ये देखिएगा एक्स एक्स के समानांतर है मांग वक्र। तो मांग की लोच कैसी होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटली, यानी कि अनंत लोचदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, आपके सामने आ रहा है, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो मांग की लोच गुणांक क्या होगी? देखो, किसी प्रकार से भी घुमा फिरा के आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर। देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो मांग की लोच गुणांक या मांग की लोच क्या होगी? देखो बच्चों, ये पूर्णतः लोचदार इस प्रकार से होती है, ये ओ एक्स वाई, इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटली, यानी कि पूर्णतः लोचदार, यह प्राइस है और ये डिमांड करो है। अब इसने बोला कि मांग पूर्णतः लोचदार है तो मांग की लोच गुणांक क्या होगा? तो अनंत होगा। ए ऑप्शन 0, बी अनंत, सी 1 और डी ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, इस दशा में मांग की लोच होगी। देखो बच्चों, जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन ना हो तो इस दशा में मांग की लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। हमारा ऑप्शन ए है इकाई से अधिक, बी इकाई के बराबर, ये बिल्कुल ठीक है, सी इकाई से कम और डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू
एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर आउटले मेथड या कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की लोच इकाई के बराबर कब होती है? जब कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े या कुल व्यय समान रहे तो उसको हम बोलेंगे इकाई के बराबर। अब ये देखिएगा, अब हम यहाँ पर तीनों बातें बताएंगे। ये देखिएगा, ये बच्चे ध्यान देंगे कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 यानी कि 6 1 जा 6, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, 6 1 जा 6। तो हमने देखा कि कीमत यहाँ पर ये जो कीमत है 3 से 4 हो गई तो कुल व्यय 12 है। पहले 3 कीमत थी, 4 मात्रा खरीद रहा था तो 12 है, और 4 कीमत होने पर 3 मात्रा खरीद रहा, कुल व्यय फिर भी 12 है। इसका मतलब व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले भी 12 था अब भी 12 है तो इक्वल टू 1। और जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, और देखो कीमत 1 रुपये से 2 रुपये पर चली गई तो कुल व्यय क्या हुआ, 6 से 10 पर चला गया। इसी प्रकार से जब कीमत 2 से 1 पर वापस जाती है तो कुल व्यय घट जाता है। अर्थात कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ गया और कीमत के घटने से कुल व्यय घट गया, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। अगर सीधी दिशा में दोनों चलते हैं, कीमत भी और व्यय भी एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो इकाई से कम लोचदार होगी। इसी प्रकार से अगला देख लेंगे कि कीमत 5 रुपये से 6 रुपये हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, और व्यय 10 रुपये से 6 रुपये घट जाता है। जब कीमत 6 रुपये से 5 रुपये वापस जाती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जब विपरीत दिशा में दोनों कार्य करते हैं या अपोजिट, यानी कि तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। कीमत के बढ़ने से व्यय घट जाए, ये देखिएगा 10 से 6 हो गया, और कीमत के घटने से वह बढ़ जाए, 6 से 10 हो गया तो ग्रेटर देन 1। अब इस प्रकार के कुल व्यय विधि के जो भी हमारे सम्स आएंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास 7वां प्रश्न है, जब कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए और कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो इस दशा में मांग की लोच क्या होगी? बच्चों अभी हमने बताया था जब कीमत 5 रुपये थी और 6 हो जाती है, कीमत बढ़ने से कुल व्यय घट गया, 10 से 6 आ गया, और कीमत घटने से 6 से 5 होने पर कुल व्यय बढ़ गया, तो इस दशा में मांग की लोच हमने बताया था ग्रेटर देन 1। तो इकाई से अधिक लोचदार होगी क्योंकि विपरीत दिशा में दोनों कार्य करते हैं, कुल व्यय और कुल कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध हो तो इकाई से अधिक लोचदार, कीमत और कुल व्यय में एक दिशा में सीधा संबंध हो तो इकाई से कम लोचदार, और कीमत के बढ़ने या घटने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े तो इकाई के बराबर। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे सोल्व करना है। यहाँ पर हम देखेंगे इकाई से अधिक लोचदार, ए ऑप्शन है इकाई से अधिक, बिल्कुल ठीक है। बी इकाई से कम, सी इकाई के बराबर, डी पूर्णतः लोचदार, तो हमारा ये इकाई से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8वां प्रश्न आपके सामने है। जब कीमत में परिवर्तन तथा कुल व्यय में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो इस दशा में मांग की लोच होगी। अभी हमने बताया था एक ही दिशा में हो यानी कि कीमत बढ़ने पर व्यय बढ़ जाए, कीमत घटने पर व्यय घट जाए तो इलास्टिसिटी लेस देन 1। अभी हमने इसको एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो अब हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ऑप्शन इकाई से अधिक, ये गलत है। बी इकाई के बराबर, ये भी गलत है। इकाई से कम, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, इकाई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मांग की लोच एक पहलू है, गुणात्मक, मात्रात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन मात्रात्मक है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ये मात्रा का ज्ञान कराता है। कैसे? जैसे मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है, यह मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने से मात्रा या क्वांटिटी या ये मांग मात्रा घट जाती है, और कीमत के घटने से मांग, ये जो क्वांटिटी है ये बढ़ जाती है। ये मांग का नियम बोलता है। लेकिन मांग का नियम ये नहीं बताता कि कितनी कीमत के घटने से
घटने से मांग बढ़ जाती है, कितनी मांग बढ़ती है, और कितनी कीमत के बढ़ने से कितने प्रतिशत मांग घटती है। वो सिर्फ दिशा बताता है, मात्रा का ज्ञान नहीं बताता। और मात्रा का ज्ञान कौन बताता है? मांग की लोच। इसलिए मात्रात्मक पहलू है। देखो मांग की लोच क्या बताती है कि एक तत्वों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे तत्वों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है। ये क्या है? मांग की लोच। देखो उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत या संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है मांग की लोच। यानी कि ये मात्रात्मक है, माप प्रतिशत परिवर्तन को दिखाता है, जबकि मांग का नियम प्रतिशत परिवर्तन को नहीं दिखाता, इसलिए मात्रात्मक पहलू है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 10वां प्रश्न आ रहा है। जब x वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप y वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है तो मांग की लोच को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर एक वस्तु x वस्तु की कीमत है और y वस्तु की मांग है, यानी कि डिमांड है, इसको हम क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, एक वस्तु की इसकी x की कीमत है और y की मांग है। देखो एक वस्तु की कीमत और दूसरी की मांग तो हो गया ना टेढ़ी, यानी कि आड़ी मांग, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देखिएगा ए ऑप्शन है मांग की लोच, बी मांग की आय लोच। आय लोच कब होती है? जब आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन हो। मांग की कीमत लोच, इसका मतलब है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से मांग में प्रतिशत परिवर्तन। और आरडी लोच में क्या होता है कि एक वस्तु x की कीमत और y की मांग, ठीक है, ये क्रॉस होती है, क्रॉस इलास्टिक, इसको आरडी लोच बोलते हैं हिंदी में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र। देखो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र है, देखिएगा ये मांग वक्र है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो मांग वक्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु है, मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का भी यही इसी तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। तो इकाई के बराबर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखो ए ऑप्शन था इकाई से अधिक नहीं, बी इकाई से कम ये भी नहीं है था, और सी इकाई के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ ये देखो, हमने ये देखा हमारा जो सी ऑप्शन, एक सेकेंड, अभी हम देख रहे थे क्या लिख दिया हमने, हाँ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसमें इकाई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 12वां, एक सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच होती है। देखो बच्चों, एक सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, हमने पहले क्वेश्चन पर एक मैं सलाह दूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि जब भी आप पेपर करने जाएं या एग्जाम में बैठें तो आपने क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, पूरा ध्यान क्वेश्चन पर देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिएगा, एक सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच होती है। पहले तो हम एक सीधी मांग वक्र बना लेंगे। देखो सीधी मांग वक्र इकोनॉमिक्स में ऐसे बनती है, ये सीधी है, सीधी रेखा मांग वक्र के मध्य, अब हम इसका मध्य बिंदु देखेंगे। ये जो एम है ये मीडियम पॉइंट है, मध्यम है, और मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच क्या होती है? बच्चों, सीधी रेखा के बीच में जो बिंदु है इस पर मांग की लोच इक्वल टू 1 होती है, ये ध्यान रखना। अब हमारा सही ऑप्शन, हम ए ऑप्शन आधी है, 1/2 है, बी 1 है, ये सही है, डी 2 और सी 2 और डी 3/4 1 के बराबर होगी। वो क्यों होगी? देखो बच्चों, हमने एक बात बताई थी, एक वीडियो हमने शेयर की थी आपके सामने कि मांग की लोच को मापने की बिंदु लोच विधि। इसमें हमने एक तरीका बताया था
एल यू, इलू को याद रखना आपने। इलू यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिंदु लोच विधि में क्या होता है कि लोअर सेगमेंट बटे अपर सेगमेंट, एल बटा यू, और यहाँ आ जाएगी ई। तो देखो लोअर सेगमेंट बटे अपर सेगमेंट, इसका जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, ये बी है और ये ए है। तो देखो लोअर सेगमेंट हो गया एम बी हो गया और अपर सेगमेंट हो गया ए एम। जब हम इन दोनों को, जैसे मान लीजिए ये 50 है और ये भी 50 है, और 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 के बराबर हो गई। इसी तरीके से हमने देखना है कि सीधी रेखा के ऊपर अगर मान लीजिए कोई नीचे बिंदु दिखा दिया, यहाँ पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया, तो यही तरीका आपने अपनाना है कि लोअर सेगमेंट बटे अपर सेगमेंट, नीचे का हिस्सा बटे ऊपर का हिस्सा, और इलास्टिसिटी आ जाएगी। ई एल यू, इलू, इस शब्द को आपने याद रखना है कि मैम ने क्या बताया था कि इलू, भाई लोअर सेगमेंट नीचे आएगा और अपर सेगमेंट ऊपर आएगा। ठीक है, सॉरी देखो लोअर सेगमेंट ऊपर, अपर सेगमेंट नीचे, सॉरी इसमें ध्यान रखना। एल यू, एल ऊपर यू नीचे और ई इधर, इलास्टिसिटी, और आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा बच्चों। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमने पहले भी बताया कि कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसको ध्यान से पढ़ना है। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो वस्तु की मांग की लोच होगी। देखो बच्चों, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कीमत, ये पी है और ये है क्यू, और जब मांग में जो कीमत में थोड़ा परिवर्तन होगा और मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, ये देखिएगा मांग में यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो गया, कीमत में थोड़ा परिवर्तन था, ये P1 है और ये Q1 है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो मांग की लोच क्या होगी। जब हम इसको मिलाएंगे तो बच्चों हमने देखा ज़्यादा लोचदार है, यहाँ पर हमने देखा ये लोचदार है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। देखिएगा हम अपने ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमने देखे ए लोचदार, बी बेलोचदार, सी पूर्णतः लोचदार, डी पूर्णतः बेलोचदार। देखो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ए लोचदार होगा। अगर ये इकाई से अधिक लोचदार हो तो भी ठीक है और लोचदार है तो भी ठीक है, क्योंकि पूर्णतः लोचदार इस प्रकार से होता है और पूर्णतः बेलोचदार इस प्रकार से होता है, और बेलोचदार होता है इकाई से कम लोचदार। अब हम इसको भी बना देंगे, यहाँ पर देखो बेलोचदार इस प्रकार से होता है, सॉरी इस तरह का नहीं है, इस तरह से होता है बेलोचदार, कम लोचदार। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, अल्पकाल में मांग की लोच होती है। देखो अल्पकाल समय की थोड़ी अवधि होती है, अल्प माने थोड़ा, थोड़ा समय, मांग की लोच होती है। अधिक लोचदार वो दीर्घकाल में होती है, आड़ी लोचदार नहीं, अनंत ये भी नहीं है, तो कम लोचदार होगी, क्योंकि अल्पकाल समय की थोड़ी अवधि होती है। तो इसलिए बच्चों हमारा सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की हमें आदत हो जाती है तो इस दशा में मांग की लोच होगी। हैबिट, देखिएगा अगर हमें आदत पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, अब चाय पीने की आदत होगी या ड्रिंक करने की आदत हो गई, तो उसमें व्यक्ति को जो टेस्ट आ जाता है ना उस चीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, वो शराब पीता है तो वो चाहे कॉस्टली कितनी भी हो वो उसको ज़रूर खरीदेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है यदि किसी वस्तु की हमें आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो उस दशा में मांग की लोच होगी। लोचदार, यहाँ पर ये लोचदार आना चाहिए था, गलती से मिसप्रिंट हो गया, बेलोचदार। उपरोक्त दोनों यानी में से कोई नहीं बच्चों, यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा बी होगा, बेलोचदार होगी, क्योंकि वो उस वस्तु को खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 16वां। ये देखिएगा, यदि किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से घटकर 3 रुपये प्रति इकाई हो जाए। देखो बच्चों हम यहाँ पर फार्मूला अपनाएंगे, प्रतिशत विधि है ये, तो मांग बढ़कर 100 से 125 हो जाए तो प्रतिशत विधि से मांग की लोच क्या होगी, हमें निकालना होगा। क्योंकि ऐसे तुक्का नहीं मारना कभी भी, जब भी आप एग्जाम में जाओ तो निकाल कर देखो, रफ वर्क करके देखो। किसी वस्तु की कीमत, देखो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अपनाएंगे, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी ओब्लिक क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, माइनस का साइन इसके बराबर आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, डेल्टा क्यू, अब हम क्या करेंगे, P है 4 और P1 है 3, P 4 और P1 3,
तो डेल्टा पी हमारे पास आ गया 3 माइनस 4 माइनस 1। इसी प्रकार से क्यू 100 और Q1 है 125। हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाएगा 25। देखो बच्चों हम फार्मूले में पुट करेंगे 25 बटा ये डेल्टा क्यू है, डेल्टा पी माइनस 1 और पी क्या है बच्चों 4 और क्यू कितना था 100। 4 को डिवाइड किया 25 आ गया, 25 को 25 से काटा, आगे माइनस का निशान था, माइनस से माइनस गया तो हमारे पास उत्तर आ गया 1। अब हमने ऑप्शन ढूंढना है बच्चों, 16 जो पर्सन है इसका ऑप्शन हमने ढूंढा। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 ये नहीं है, इक्वल टू 1 ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सी लेस देन 1 है, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन है बी, क्योंकि इक्वल टू 1 हमने बिल्कुल फॉर्मूले से आपने निकाला है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ये निशान लगा सकते हो, बहुत ही सही तरीका है। इसी तरीके से आप एग्जाम में निकालें और अपना सही ऑप्शन लगाएं 100% कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां हमारे सामने बच्चों। यदि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो जाती है और मांग 500 इकाइयों से घटकर 400 इकाइयाँ हो जाती है तो कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात करें। देखो बच्चों यहाँ पर कुल व्यय विधि है, ऊपर वाले क्वेश्चन में थी कुल प्रतिशत विधि, मतलब प्रतिशत विधि थी। व्यय विधि में हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बताया था कीमत बढ़कर 5 से 6 हो जाती है। देखो हम करेंगे पी और क्यू। बच्चों पी हमारा है 5 रुपये और क्यू है 500 रुपये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आ गया 2500 रुपये। और इसी प्रकार से जब कीमत ये 6 हो गई और मात्रा हो गई 400 तो ये हो गया 2400। देखो बच्चों हमने बताया था कीमत पी पहले 5 थी फिर 6 हो गई, 5 से कीमत 5 से 6 हो जाती है, बढ़ जाती है और वह घट जाता है, 2500 से 2400 हो गया। देखिएगा कीमत के बढ़ने से वह घट गया, और देखो कीमत अगर 6 से वापस 5 पर जाती है तो वह बढ़ जाता है, यानी कि उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है इनमें। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब हम अपने ऑप्शन ढूंढेंगे, जो ग्रेटर देन 1 है उस पर निशान लगाएंगे। तो देखो बच्चों ए ऑप्शन है ग्रेटर देन 1, ये ठीक है। बी इक्वल टू 1 ये नहीं है, ये लेस देन 1, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18वां आपके सामने है। मांग की कीमत लोच का सूत्र होगा। मांग की कीमत लोच का सूत्र होगा, ए ऑप्शन है मांग में प्रतिशत परिवर्तन गुणा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये नहीं है। बी ऑप्शन है माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये ठीक है। सी है मांग में प्रतिशत परिवर्तन जमा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये नहीं है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कीमत, ये भी नहीं है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन हो गया क्या कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे है और मांग में प्रतिशत ऊपर है, प्रतिशत परिवर्तन ऊपर है और माइनस का निशान है, क्योंकि इन दोनों में कीमत में और मांग में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। देखो बच्चों कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा कि जो मांग की कीमत लोच का जो सूत्र है प्रतिशत विधि द्वारा, उसमें माइनस का निशान क्यों लगाते हैं, आगे माइनस का चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाते हैं। तो आपने ये बताना है कि भी मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, ये ऋणात्मक संबंध है, इसलिए माइनस का निशान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। मांग की कीमत लोच प्रतिशत विधि तथा बिंदु विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखो बच्चों मांग की कीमत लोच प्रतिशत विधि तथा बिंदु विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो डॉक्टर मार्शल ने किया था। ए ऑप्शन मार्शल ये बिल्कुल ठीक है। बी एडम स्मिथ, सी रॉबिन्सन, डी सैमुअल्सन, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलासिता की वस्तुओं की दशा में मांग की लोच क्या होगी। देखो विलासिता वस्तुओं की दशा में मांग की लोच क्या होगी, तो लोचदार होगी, इकाई से अधिक लोचदार होगी, क्योंकि अगर कीमत कम होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे और ज़्यादा होगी तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अति आवश्यकता की जो वस्तुएं होती है ना उनके बिना काम नहीं चलता, वहाँ पर कम लोचदार होगी। लेकिन ये विलासिता की वस्तुएं हैं, इनमें इकाई से अधिक लोचदार होगी। एक ए ऑप्शन हमारा ठीक है। बी था इकाई से कम, सी इकाई के बराबर, डी उपरोक्त सभी, तो बच्चों हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, इकाई से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो लोच का गुणांक 0 होता है। ये असत्य है। देखो बच्चों, जब मांग पूर्णतः लोचदार है तो गुणांक होगा इन्फिनिटली, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि ये तो इसने बोला 0, 0 तो इस प्रकार से होगा पूर्णतः बेलोचदार में, इसलिए ये गलत है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। समय अवधि जितनी लंबी होती है मांग उतनी ही कम लोचदार होती है। ये असत्य है बच्चों। क्यों? क्योंकि समय अवधि जितनी लंबी होगी मांग उतनी ही लोचदार होगी, कम लोचदार नहीं, लोचदार होगी, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। देखो बच्चों, जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी मांग कैसी होती है? थोड़ी सी देर पहले हमने बताया था कि भाई लोचदार होती है स्थानापन्न वस्तुओं की मांग। उसका कारण क्या था कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो उसकी दूसरी जो स्थानापन्न वस्तु है, जो उसके स्थान पर प्रयोग करनी, उसकी मांग बढ़ जाएगी, तो लोचदार होती है। यानी कि व्यक्ति या उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु पर चला जाता है क्योंकि वो उसको सस्ती दिखाई देती है। तो ये सत्य है, सही ऑप्शन है 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। मांग की लोच एक मात्रात्मक पहलू है। बिल्कुल ठीक है, हमने पहले भी समझाया था कि मांग की लोच मात्रात्मक पहलू है क्योंकि ये मात्रा का ज्ञान कराता है। ये सत्य है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कितनी कीमत के परिवर्तन होने से कितनी मांग में परिवर्तन होता है, यानी कि कीमत का प्रतिशत परिवर्तन और मांग के प्रतिशत परिवर्तन का ज्ञान कराता है कौन? मांग की लोच। जबकि मांग का नियम ऐसा नहीं करता, इसलिए मात्रात्मक पहलू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की मांग बेलोचदार होती है। सत्य या असत्य? बच्चों ये सत्य है, क्योंकि दूध की जो मांग होती है ना वो बेलोचदार होती है, अति आवश्यक वस्तु है, ये बेलोचदार होती है। तो इसमें मतलब ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं होता इसमें, तो ये सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आपके कराई आज मांग की लोच के। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।